हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में हमने अध्ययन किया था और इसके बाद में हमने बताया था कि उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें हैं, जिसमें हमने उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो तटस्थ वक्र है वह कीमत रेखा के ढाल को या कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए और दूसरा तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होना चाहिए। इस डायग्राम में हमने देखा था कि जो है ए बी कोई एक बजट रेखा है और IC1, IC2, IC3 तीन हमारे इंडिफरेंस कर्व या कंजप्शन कर्व हैं, जिसमें जो IC1 है बजट रेखा को C बिंदु पर काटता है, IC2 बजट रेखा को D बिंदु पर काटता है और IC3 बजट रेखा से ऊपर है, वह बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो जो IC1 है, आप देखिए बजट रेखा को C और E बिंदु पर काट रहा है। जब ये C बिंदु पर काट रहा है तो यहाँ तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल से अधिक है और E बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल से कम है। जबकि जो हमारी मान्यता है वह यह है कि तटस्थ वक्र का ढाल मूल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का बराबर नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ढाल ज़्यादा है, दूसरी तरफ ढाल कम है। अब IC2 बिंदु पर हम देख रहे हैं कि जो तटस्थ वक्र है मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ जा रहा है, कहीं भी काट नहीं रहा है, यह केवल D बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और इस बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर है। और IC3 तो कीमत रेखा को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है, ये तो उपभोक्ता के बजट से ही बाहर है। तो जो उपभोक्ता है D बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि D बिंदु पर ही उपभोक्ता का तटस्थ वक्र और उपभोक्ता की कीमत रेखा एक दूसरे के बराबर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है और कीमत प्रभाव क्या होता है। इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो आने वाले वीडियो हैं मोस्टली इसी से रिलेटेड है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार इन पर एक बड़ा क्वेश्चन भी बन लेता है। अगर हम आय प्रभाव के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की अगर हम मान के चलें कि केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, आय के अलावा किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण जो उपभोक्ता के संतुलन में जो प्रभाव पड़ता है वह आय प्रभाव कहलाता है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव यह है कि अगर उपभोक्ता की मान लीजिए आय तो स्थिर है, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में इस तरीके से परिवर्तन हो जाए कि उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उस पर परिवर्तन हो जाता है और उसके परिवर्तन के फलस्वरूप जो उपभोक्ता के संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। कि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो तो स्थिर है, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप जो उपभोक्ता के संतुलन में जो प्रभाव पड़ता है उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसको आगे में डिटेल से भी समझ लेंगे आने वाली वीडियो में कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। और तीसरा है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव ये है कि जब मान लीजिए उपभोक्ता की आय स्थिर है, उसकी पसंद स्थिर है और केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव। कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आय प्रभाव विभिन्न वस्तुओं की स्थिति में कैसा होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होता है, कीमत प्रभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव हमने देखा है सामान्य वस्तु की स्थिति में। सामान्य वस्तु आप मान लीजिए कि जो उपभोक्ता अपने डेली यूजेज में ले रहा है सामान्य वस्तु है वही होती है कि उपभोक्ता उन्हें अपनी पसंद से ही खरीद रहा है, उसकी कोई उसको खरीदने के लिए कोई मजबूरी नहीं है या कुछ भी नहीं है, वह उसके लिए सामान्य वस्तु होती है। और आप याद रखिएगा कि जो सामान्य वस्तु होती है उसके लिए जो आय प्रभाव है वह कैसा होता है, धनात्मक होता है। मेनली तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि
सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब ये बता दूंगा धनात्मक किस तरीके से होता है। आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए कि मान लीजिए जो पहले उपभोक्ता का जो बजट रेखा थी, मान लीजिए, चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको उससे थोड़ा समझ में। मान लीजिए पहले उपभोक्ता की आय कितनी थी? 100 रुपये। जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी तो उपभोक्ता की बजट रेखा हमारी ये थी। यहाँ पर हमारा क्या लिया? वाई वस्तु की कीमत, यहाँ ली एक्स वस्तु की कीमत, और ये हमारा कोई बजट रेखा थी जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़कर 100 से कितनी हो गई? 200 हो गई। तो अब उपभोक्ता वाई की जितनी मात्रा खरीद रहा था और एक्स की जितनी मात्रा खरीद रहा था उससे अब दुगनी मात्रा खरीदने लगेगा। तो मान लीजिए उपभोक्ता का जो बजट रेखा है वो है सड़क कर ऊपर की तरफ चले जाएगी, क्योंकि वो वाई की और एक्स की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीदने लगेगा। तो ये आय प्रभाव क्या बताता है कि आय में परिवर्तन के कारण जो उपभोक्ता का संतुलन स्तर है वह पहले की अपेक्षा बदल जाता है। मान लीजिए पहले इस तटस्थ वक्र इस बिंदु पर था, अब उपभोक्ता इस बिंदु पर चले गया। पहले मान लीजिए उपभोक्ता ए बिंदु पर था, ए से उपभोक्ता चले गया बी बिंदु पर, और जो ये ए से बी बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है ये हमारा क्या कहलाती है? आईसीसी कर्व या फिर आय उपभोग वक्र। की आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाता है, और पुराने वाली स्थिति और नई वाली स्थिति को जो मिलाता है वह हमारा क्या कहलाता है? आय उपभोग वक्र कहलाता है। अगर मान लीजिए इसी तरह की पहले उपभोक्ता की आय 200 रुपये थी, अब उपभोक्ता की आय 100 रुपये हो गई, तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है कि मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट रेखा ये थी, जैसे आय कम हो गई तो उपभोक्ता पहले से कम वस्तुओं की मात्रा का उपभोग करने लग गया, तो उपभोक्ता का जो बजट रेखा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। मान लीजिए पहले उपभोक्ता तटस्थ इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, अब इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और ये इन दोनों को जो मिला रहा है ये क्या है? हमारा आईसीसी वक्र। तो जो हमारे ये दो डायग्राम दिखाए हुए हैं, इंक्रीज इन इनकम मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि का, और दूसरा दिखाया गया है डिक्रीज इन इनकम मतलब उपभोक्ता की आय में कमी का। यहाँ पर दो वस्तु दिखाई गई है, वाई अक्ष पर तो हमने संतरा दिखाया है और एक्स अक्ष पर हमने एप्पल दिखाया है। तो इंक्रीज वाले में क्या करा है कि पहले उपभोक्ता ई बिंदु पर था, जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता ऊंचे बजट पर पहुंच गया और उपभोक्ता का तटस्थ वक्र भी ऊंचा हो गया। तो उपभोक्ता को ये जो वक्र मिला रहा है ये क्या कहला रहा है? आईसीसी वक्र। और आय में परिवर्तन के कारण जो उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या दिखा रहा है? आय प्रभाव। इसी प्रकार ये आय में कमी का दिखा रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए। अब दूसरा हम देखते हैं निम्न कोटि की वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव या हीन वस्तु कहते हैं जिसको, या निम्न कोटि की वस्तु और हीन वस्तु एक तरीके से यही है। अब आप याद रखिएगा कि जो निम्न कोटि की वस्तु या हीन वस्तु होती है उनके लिए आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए तो आय प्रभाव धनात्मक था, निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे उपभोक्ता की मान लीजिए आय 100 से 200 रुपये हुई, लेकिन जो निम्न कोटि की वस्तु है तो उपभोक्ता आय बढ़ने पर उसकी कम मात्रा खरीदेगा और दूसरी वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए आप चाय के शौकीन हैं, लेकिन आप गरीब हैं, चाय बेचारे पी नहीं पाते, मतलब आप कॉफ़ी के शौकीन हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कॉफ़ी पी पाए, तो आप चाय पी के ही गुजारा कर रहे हैं। अब आपकी आय मान लीजिए बढ़ जाती है और आप कॉफ़ी पी सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे और अपने चाय नहीं पिएंगे या चाय को ख़त्म ही कर देंगे। तो चाय हमारे लिए यहाँ क्या है? हीन वस्तु है। तो जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह हीन वस्तु की कम मात्रा खरीदता है
और दूसरी वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदता है। तो ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें हमने y वस्तु और x वस्तु को दिखाया, y वस्तु को y अक्ष पर और x वस्तु को इसमें x वस्तु पर दिखाया गया है। और ये वाला जो पहला तटस्थ, ये पहला वाला जो वक्र दिखाया गया है, ए बी रेखा, ये उपभोक्ता की बजट रेखा दिखाई गई है, जिसमें उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलित है। और इसमें बताया गया है कि जो हमारी x वस्तु है वह हीन वस्तु है। चलिए मैं आपको इसको भी एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ब्लैक बोर्ड ही लेते हैं आप, कि मान लीजिए अपने पास दो वस्तुएं x और y। तो जो हमारी x वस्तु है वो क्या है, हीन वस्तु है, या निम्न कोटि की वस्तु है। और y क्या है हमारी, नॉर्मल गुड है या सामान्य वस्तु है। ये हमारा कोई एक x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। y अक्ष पे तो हमने क्या ले ली, y वस्तु, और x अक्ष पे हमने क्या ले ली, x वस्तु। जब उपभोक्ता की आय कितनी थी, 100 रुपये, तो मान लीजिए उपभोक्ता की बजट रेखा ये थी, और उपभोक्ता x वस्तु की इतनी मात्रा यूज कर रहा था, x वस्तु की इतनी मात्रा यूज कर रहा था, और y वस्तु की इतनी मात्रा वह यूज कर रहा था उपभोक्ता पहले तटस्थ वक्र पर। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़कर 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई। तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब हमारे लिए x क्या है, हीन वस्तु है, तो उपभोक्ता पहले x की इतनी मात्रा यूज कर रहा था, अब x की पहले से कम मात्रा वह यूज करेगा, क्योंकि वो उसके लिए तो x घटिया वस्तु है और y वस्तु की ज़्यादा मात्रा उपभोग करेगा। तो उपभोक्ता का जो तटस्थ वक्र है वह इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि x वस्तु की तो पहले से कम मात्रा यूज कर रहा है और y वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा यूज कर रहा है। तो इसके एक अलग से बना के दिखा रहा हूँ। तो जो इसका ICC वक्र होता है वह थोड़ा पीछे की तरफ घूमता हुआ होता है अगर x वस्तु हमारी घटिया है। तो अगर मान लीजिए y वस्तु हमारी घटिया होती तो ये हमारा जो ICC वक्र है वह इस तरीके का होता, नीचे की तरफ। ये क्या है, ICC वक्र है, और ये क्या है, ICC वक्र। आप बुक में देखेंगे तो डायग्राम आपको क्लियरली दिखेगा। इस पर मैं डायग्राम बिना पेन के बना नहीं पा रहा, माउस से बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा क्लियर बैठ नहीं रहा। तो आप इस डायग्राम में ढंग से देखेंगे तो जो ये ICC वक्र वो पीछे की तरफ झुकता हुआ है, और उपभोक्ता x वस्तु हीन वस्तु, तो x वस्तु की पहले O की मात्रा यूज कर रहा था, लेकिन अब पहले से कम मात्रा वह यूज कर रहा है। और जो अब हम देखते हैं आय उपभोग वक्र क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आय उपभोग वक्र और एंजल वक्र क्या होता है। आज के लिए हमारे इतना ही ठीक है कि आय प्रभाव क्या है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या है, और हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।